राइट विंग को भी मतलब इतना मजबूत होना पड़ेगा कि अपना परसेप्शन और अपना कुछ भी जो एजेंडा है वो बिफोर लेफ्ट पुट फॉरवर्ड कर सके या आगे बढ़ा सके अपना एजेंडा। राइट जो है सबसे कमज़ोर है इस चीज़ में। दूसरे लोग वो एजेंडा बढ़ा देते हैं बट हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो इस चीज़ में काम तो हो ही रहा है, लोग कर ही रहे हैं। इट मीन्स मनी पावर? नहीं, सिर्फ मनी पावर नहीं है, जागरूकता भी है। जो बड़े बड़े हमारे बिलियनियर्स हैं, लोग हैं, मतलब उनकी फंडिंग, जो हमारे राइट विंग एनजीओज हैं उनका सपोर्ट, और अब लोगों में जागरूकता आई है, 14 के बाद आई है। और 14 से 24, 14 से आज ये 23 में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। फ़र्क तो है, बहुत फ़र्क है। इंडिया में तो हम लोग 14 में जब सोचते थे तो इन चीज़ों के बारे में सोचते भी नहीं थे। अब एटलीस्ट सब लोग सोच रहे हैं। अभी मैं एक बात कहता हूँ, मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं आया है। कारण अगर फ़र्क आया होता तो दिल्ली के अंदर दिल्ली का ठग बैठा नहीं होता। हमारी जो मेंटलिटी, हम इंडियंस की बता रहा हूँ मैं आपको, मैं वेस्टर्न नहीं बता रहा। हमें फ्री में चाहिए। नहीं, मैं दिल्ली एक्चुअली है, मैं भी दिल्ली से हूँ, हमें फ्री में चाहिए। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। मैं सर्विस करता था आर्मी ऑफिसर्स क्लब में, तो मेरी ड्यूटी जैसे ये रिसेप्शन पे लगी हुई थी। वहाँ पे कमेटी मेंबर्स के जो ना होते हैं इलेक्शंस, तो ब्रिगेडियर, जनरल, कर्नल वे आते थे, और जो भी कर्नल या खड़ा होता था, सर मेरे को वोट देना। अरे तेरे को वोट दे दूंगा यार, क्या पिला रहा है बता पहले। इवन द जनरल्स वे वोट कर रहे हैं दारू पी के। तो हम इस रिक्शा वालों को तो ब्लेम नहीं कर सकते हैं, आई थिंक। तो इसीलिए जो फ्री में हमारा है ना, चाहे कैसे हम कितने अमीर हों कितने गरीब हों, हमें जो फ्री है ना वो मारता है। मुझे लगता है ना सबसे बड़ा कारण है कि अल्टरनेट लीडरशिप नहीं दे पाई कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। इसको काउंटर नहीं किया गया। अगर इसको काउंटर किया जाता तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये हटता नहीं। काउंटर करने वाला कौन है दिल्ली में? कोई नहीं है। अभी भी कौन काउंटर कर रहा है? कपिल मिश्रा के अलावा कौन बोलता है? एक नुपुर शर्मा ने बोला, उसको हटा दिया गया। आई एम एग्री विद यू। जब तक काउंटर नहीं करोगे आप इसको, अगर आप किसी को काउंटर नहीं करोगे तो लोग लीडर देखते हैं, यार ये ठीक है, ये दिख रहा है मीडिया में है और ये लीडर है। इसके अलावा लोगों को दिखता नहीं, लोग नाम पे वोट देते हैं। तो एक और चीज़ मैं इम्पोर्टेंट बस बता रहा हूँ, जो फ्रीबीज का चीज़ है ना, जब मोदी गवर्नमेंट आया था मेरे को भी लगा, एक्चुअली मैं भी मोदी सपोर्टर हूँ। मैं डू यू नो हु स्टार्टेड फ्रीबीज? हाँ, वो तो बहुत पहले से आ रहा है, इंदिरा गांधी के टाइम से ना। जयललिता स्टार्टेड दिस। लेवल पे वॉशिंग मशीन दे दूंगी, टीवी दे दूंगी, उसने शुरू किया, उसको इन्होंने पकड़ लिया। एक्चुअली क्या है कि 2014 के बाद मुझे लगा कि जो ये नेशनलिज्म, हमारा कल्चर, जहाँ तक ये बहुत डीप लेवल तक पुश होगा, नहीं हो पाया। मैं क्लियरली बता रहा हूँ। कर्नाटका इलेक्शन में, मैं तो बेंगलोर में रहता हूँ, कर्नाटका इलेक्शन में फ्रीबीज चाहिए आपको, मध्य प्रदेश में भी फ्रीबीज चाहिए। वो नीचे लेवल तक नेशनलिज्म पुश करने की कोशिश की है, जो अच्छी बात है। मगर जहाँ पे मोदी गवर्नमेंट बोल रहा है मैं कुछ भी फ्री नहीं दूंगा और ओनली ऑन बेस ऑफ डेवलपमेंट नंबर्स में जाऊँगा, वो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा 2024 में। ये मेरे को डर भी है, देना पड़ेगा फ्रीबीज। अभी लोग ऐसे इस लेवल पे डेवलप नहीं हुए कि हाँ भाई नेशनलिज्म है, देश के साथ ये प्रॉब्लम है, हमें खड़े होना है, अभी नहीं है एटलीस्ट। हाँ, जैसा मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड लग रहा है मेरे को, ये सीट छोड़ देगा लेकिन उसूलों से समझौता नहीं करेगा। आपका क्या कहना है? मैं एक्चुअली जो रेडिकल फ्रीबीज है ना, जैसे मैं लैपटॉप दे दूंगा, उधर तो मोदी गवर्नमेंट नहीं आएगा। मगर हाँ, जैसे राशन हो गया या फिर समथिंग बहुत बेसिक एम्यूनिटी गिविंग, वो दे रहे हैं। मगर वो क्या है, लोगों का मेंटालिटी क्या है कि अभी क्या है, 5 इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, ज़्यादा चाहिए। लोग उस लेवल पे आ गए हैं, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए एक स्टेप अहेड चाहिए, मेरे हिसाब से चाहिए, अगर जीतना है तो। वो सही गलत की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 280 से नीचे सीट हो, यार प्रॉब्लम हो जाएगा। 300 में ही प्रॉब्लम संभाल पा रहे चांस नहीं। मैं नहीं चाहता 280 से नीचे सीट। 280, 272 भी आ गए ना। हाँ। मेरा मानना है कि मोदी को बनने नहीं दिया कोई भी। अब मैं बताता हूँ, इनकी अपनी पार्टी में भी पॉलिटिक्स चल रही है। कैसे चल रही है? अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि 1 साल पहले कि बिहार के अंदर कोई पुल जो बनता है, ब्रिज बनता है, तो उसके साइड में उसको जोड़ने के लिए मट्टी डाली जाती है, उसके ऊपर सड़क बनती है, वो बह गई बिहार में कहीं। वो हाईवे का काम था। पूरा मीडिया ये देखिए, मोदी का डेवलपमेंट देखिए, बह गया, ये कर दिया। और जब सड़क बनती है ना, गडकरी ने इतनी अच्छी सड़कें बना दी। देखिए परसेप्शन कैसे क्रिएट किया जाता है। जैसे ही 272 आएंगे ना, गडकरी को आगे ले आएंगे और मोदी को लात मार देंगे। 272 से नीचे आया तो ऐसा टॉक्स है कि अपोजिशन ये करेगा कि पीएम कैंडिडेट किसी और को बनाओ। हाँ। तब सपोर्ट देंगे। हाँ। मैं वो चाहता ही नहीं हूँ। 300 से ऊपर है, 300 से ऊपर आए तो टेंशन नहीं है। क्योंकि अगर आपको रेडिकल रिफॉर्म्स लाने हैं अगले 10 साल में, अगर अगले 10 साल में ये फेस देखना ही नहीं है इंडिया का,
बहुत ही अच्छा फेस देखना है, तो 300 या 320 से ऊपर होने चाहिए। एंट्री शुरू हो गई है। मेरा ये मानना है कि नोइंग इज़ एवरीथिंग। हमें जैसे हम लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ राष्ट्रवादी हैं, हम अगर बाहर जाते हैं, कहीं अपने रिश्तेदारी में जाते हैं, कहीं पब्लिक प्लेस में जाते हैं, तो उनके क्वेश्चन काउंटर करने के लिए हमारे पास आंसर्स ठीक होने चाहिए। ठीक है, वो ज़रूरी है। वहाँ हम लोग मार खा जाते हैं, वहाँ हम भाईचारा दिखाने लग जाते हैं और वो गेम कर जाते हैं। वो दूसरा चीज़, एक चीज़ है लोकल इश्यूज़ पे मोदी गवर्नमेंट को, जैसे मैं आंध्रा का हूँ, आंध्रा में समझ लीजिए 2-3 डिस्ट्रिक्ट है और पावरफुल है, वो मैटर करता है एमपी। वो पर्टिकुलर लोकल जो इश्यूज़ रहते हैं जहाँ पे डेली लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं, वहाँ पे मेरे को लगता है कि मोदी गवर्नमेंट या जो भी बीजेपी का उधर जो भी रिप्रेजेंटेटिव है थोड़ा स्ट्रांग हो, क्योंकि लोकल इश्यूज़ पे जो लोकल पार्टी है वो बहुत स्ट्रांगली खड़े हो जाती है, क्योंकि वो नेशनल पे तो लड़ना नहीं है उसको। वो एक मैं हर जगह देख रहा हूँ। आंध्रा में कैडर भी तो अच्छा नहीं। बीजेपी तो गया, मगर कर्नाटक में गलती हुई है। कर्नाटक तो बीजेपी का वो था। कर्नाटक में वो बजरंग बली वाला कार्ड खेला था, गलत नहीं था क्या? बजरंग बली वाला कार्ड मतलब गलत कि उसका तो फायदा हुआ है थोड़ा 10 सीट का नहीं तो और नीचे है। लोकल लीडरशिप बहुत मुंबई जो थे उनकी लीडरशिप सही नहीं थी। मेरा क्वेश्चन है, अभी तो आप बजरंग बली के पीछे पड़ गए कर्नाटक में। देखो, क्रिटिसाइज करना बहुत ज़रूरी है, हमें बिल्कुल आंख बंद करके पीछे नहीं चलना है। आपने जब बंगलौर में देखा तो बजरंग बली को पकड़ लिया, और वैसे आपने बजरंग दल को बैन करने के चक्कर में आप बजरंग दल का कोई कार्यकर्ता फंस जाता है, उसको बचाने कोई नहीं आता इनमें से। तो ये सब चीज़ें हैं ना, कमियां तो इसमें है। ऑलरेडी बंगाल में भी प्रॉब्लम होगा, पता नहीं अभी क्या पॉलिटिक्स, अभी क्योंकि उधर जो ममता बनर्जी पावर में आने के बाद जो हुआ 3-4 महीने, वो तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मैंने कहीं नहीं देखा ऐसा इतना खतरनाक वायलेंस। बंगाल में कुछ नहीं होगा। बंगाल में जो बीजेपी की 17 सीटें आई थी ना, मेरा मानना 10 रह जाएंगी, क्योंकि जो इनके जो कार्यकर्ता थे जिनको मारा था वो बेचारे आज भी आसाम में है। तो ये कार्यकर्ता के लिए जो काम नहीं करेगा तो कार्यकर्ता क्यों काम करेगा? वो तो जो बाकी अब जो एक्टिव होंगे वो भी कहेंगे छोड़ो यार, हम तो ठीक है जैसे भी है, एटलीस्ट अब खुल के तो नहीं बोलेंगे। अब इनकी हिपोक्रेसी देखिए, इन्होंने निकाल दिया था राजा सिंह को आंध्र प्रदेश का, आपने कहा ठीक है, अब वापस ले लिया। क्यों लिया भाई, तुमने निकाला क्यों? किस लिए? क्यों? उनके वोटों के लिए? आपको मिल गए कर्नाटक में? नहीं मिले ना। और अभी हमारी दिल्ली से वो लड़की है, क्या नाम है उसका, नुपुर शर्मा, अब उसके बेचारी की जान को आफत कर रखी है। मोदी गवर्नमेंट का 2 तो क्रिटिसिजन है, बहुत ज़्यादा ठीक है। स्लो है गवर्नमेंट। तो वो स्लोनेस का रीज़न मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेजॉरिटी जिस हिसाब से है, कुछ डिसीजन तो फास्ट होने चाहिए। हाँ, ये इवन 370 भी, आर्टिकल 370 भी बाद में बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, आप कितना उनको आप सॉफ्ट पैलेट दे रहे हो, बंद करो, सब कुछ निकालो, तब जाके सेकेंड टर्म में निकला। ये रियलिटी है एक्चुअली। अब स्लो क्यों है वो तो यार मैं तो नॉर्मल आदमी हूँ। स्लो मैं बताता हूँ क्यों है। एक अच्छी बात ये है कि आप हिंदी इतनी अच्छी बोल रहे हो ना, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। मैं नॉर्थ में रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग ग्वालियर से किया हूँ। मैं श्रीशैलम गया था, सब हिंदी बोलते हैं। मेरे फादर एयरफोर्स में थे ना। अच्छा, वो भी वजह, वो भी तमिलनाडु में जानबूझ के नहीं बोलते हैं। जान मैं वहाँ गया था अपना मदुरई गया था। ऑटो वाले से मैंने जानबूझ के 10 रुपये कम दे दिए, ठीक है। पहले तो बोला अपनी भाषा में, फिर मैं चलने लगा, अरे 10 रुपये और दे, फिर बोला वो। अच्छा सबको हिंदी आती है लेकिन बोलने का कोई नहीं। तो ये, और जो लैंग्वेज है ना वो देश को जोड़ती है जी, मेरा ये मानना है। खाली लैंग्वेज देश को जोड़ती है और कुछ नहीं जोड़ता है। कल्चर तो हर 25 गांव में एक कल्चर बदल जाता है। तो एक प्रॉब्लम जो फ्यूचर में बीजेपी को आने वाली है, बीजेपी नेशनल पार्टी है, तो बीजेपी का जो कैडर कहीं भी रहेगा, जैसे कर्नाटक में या फिर आंध्रा में, वो लोग बोलेंगे अरे उनकी बात मानेंगे, हमारे लिए तो लोकल पार्टी है। ये प्रॉब्लम आने वाली है जहाँ तक बीजेपी को है फ्यूचर में। अब इसको कैसे काउंटर करेगा, अपने आप को थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा बीजेपी को। हाँ, इवन लोकल लीडरशिप में बोल रहे हैं अरे वो मोदी का बात मानेगा, अपना कुछ नहीं हो रहा। हाँ, कब तक नहीं, कब तक मोदी के चेहरे पे लड़ेंगे ये लोग? हाँ, तो लोकल लीडरशिप उसमें आ जाता है कि भाई हम कोई नेशनल नहीं जी रहे, हम तुम्हारे लिए ये वो, ऐसी बातें अभी से ही हो रही है। अब उसको थोड़ा डिसेंट्रलाइज करना जरूरी है। वो कैसे होगा वो पता नहीं, और ये बातें तो अभी आंध्रा तेलंगाना में देखा मैंने। चलिए चलते हैं, मेरे ख्याल एंट्री का टाइम हो गया, 9 बज गए। अंदर देखते हैं क्या बात हो रही है। थैंक यू आप लोगों को। कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी दीप प्रज्वलित करेंगे, अपने लोकल भाषा में कह लो भाई, दिया जलाएंगे। और इसके बाद सबसे पहला जो वक्तव्य रखेंगे वो
सुधांशु जी ही रखेंगे। एक्स मुस्लिम साहिल का कहीं पे भी नाम नहीं था। उसका एक कारण था कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट बहुत मिलती है, इसीलिए उनको रैंडमली बुलाया गया है। उनको नाम अगर उसके अंदर डाल देते लिस्ट के अंदर तो कोई ना कोई चला आता है यहाँ पे। तो वो अचानक आए हैं, लेकिन वो अच्छा बोलेंगे जहाँ तक मेरे को पता है। उनका चैनल है एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल करके, आप जरूर उसको चेक कीजिएगा। और ये जितने भी लेक्चर यहाँ पे आएंगे ये सब आपको जयपुर डायलॉग्स के साइट पे अवेलेबल हैं। आप वहाँ जाके इनको विस्तार से सुन सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ ये सारे लेक्चर डालने लग गया तो मेरी वीडियो ही जो है ना 2 दिन की बनेगी। मेरी पहली वाली वीडियो का जो टाइटल था वो था देश का दुर्भाग्य, राष्ट्रवाद एक वर्ग मात्र। इस टाइटल का मतलब ये था कि हमें ये बताना पड़ रहा है कि हम राष्ट्रवादी हैं। इसका मतलब हमारे देश के अंदर गैर राष्ट्रवादी ज्यादा है, गद्दार ज्यादा है। तो ये जो सिलसिला है ये कम होना चाहिए। राष्ट्रवाद कोई सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, वो खून के अंदर होना चाहिए। खाली कहने के लिए नहीं होना चाहिए, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, वो एक जज्बा होना चाहिए, जो कि नहीं है। लेकिन मेरी आप लोगों से विनती है, इसको डेवलप कीजिए। देश के बारे में जितना आप ज्यादा सोचेंगे उतना ही आपके अंदर राष्ट्रवाद ज्यादा पनपेगा। मुझ जैसे नाचीज़ को मौका दिया इतने बड़े मंच पर। हालांकि मैं कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता हूँ, ना मुझे अपनी बात ढंग से रखनी आती है, लेकिन कोशिश करूँगा मैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, टॉपिक है। और जैसे आनंद जी ने बताया बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है, लेकिन बुनियादी तौर पे जब फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जब लाया जाता है ये टॉपिक, वो इस वजह से लाया जाता है कि क्या आप किसी रिलीजन के बारे में बोल सकते हैं, गवर्नमेंट के बारे में आप बोल सकते हैं, या कोई जो बड़ी हस्ती है क्या आप उसके बारे में बोल सकते हैं, क्या उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर एक इंसान को हक होना चाहिए अपनी बात खुल के रखने का, उसको क्रिटिसाइज करने का भी, लेकिन इसमें कुछ दायरे होने चाहिए, इंसल्टिंग नहीं होना चाहिए। अपनी बात आप रेफरेंसेस के साथ, दलील के साथ, आर्गुमेंट के साथ आप रख सकते हैं और रखने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। अब आप लोगों को मालूम है कि मेरा जो सब्जेक्ट होता है वो सिर्फ इस्लाम पे होता है, तो और ये बहुत लोगों की परेशानी बन चुकी है, क्योंकि लोगों को इसकी आदत नहीं थी सुनने की, लेकिन अब सुनना पड़ रहा है। और वो सुनाने के लिए मुझे अपना चेहरा छुपाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर चेहरा दिखाना, हालांकि मैंने दिखाया हुआ है चेहरा, लेकिन तभी रीच कम थी, लेकिन अब चर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और किसी तरीके से जैसे जब मैं मुस्लिम था तब कोई अगर इस्लाम के अगेंस्ट कहता तो मैं मानने के लिए नहीं सोचता, लेकिन अपने दिल में ये चीज़ होता कि कोई दूसरा इसको कदम कर दे ताकि बोले ही नहीं। चॉइस नहीं है कि वो अपना उसमें दिमाग चलाए या उस फैसले में अपना कोई इख्तियार रखे। एक चीज़ ये सूरह हुजुरात चैप्टर नंबर 49 की वर्स 2-3, सब लोग जितने लोग सुन रहे हैं नोट डाउन कर लो, जाके चेक कर लो। इसमें यह है कि आप रसूलुल्लाह के सामने ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकते। अच्छा, तभी तो रसूलुल्लाह थे, लेकिन स्कॉलर्स ने बाद में ये कहा कि अगर आप रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक के पास जाते हो तो वहां भी आप ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको बता रहा हूँ कि इस्लाम में कितना फ्रीडम ऑफ स्पीच है। उसके बाद चैप्टर 9 सूरह तौबा, उसकी आयत नंबर 28 और 29 जो है, जो जिज़िया के बारे में और मुश्रिक नजस होते हैं, पॉलिथिस्ट आर अनक्लीन, इसकी तफसीर इब्ने कसीर में आप तफसीर पढ़िएगा, कमेंट्री पढ़िएगा, उसमें आपको पैक्ट ऑफ उमर मिलेगा। वहाँ पे जो मुसलमान कंट्री में जो नॉन मुस्लिम है, जो क्रिश्चियंस है, उनके साथ किस तरीके का पैक्ट बनवाया गया ये आपको उसमें मिलेगा, जिससे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इस्लाम में कितना है ये चीज़ आपको पता चलेगी। इसके अलावा उम्दतुस सालिक एक किताब है, रिलायंस ऑफ द ट्रैवलर, जो शाफ़े जो ये है मसलक है, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में आपको ये मिलेगा कि अगर जब आप कभी भी बात करते हैं
अगर उस बात का एडवांटेज कोई नहीं है तो इट्स बेटर कि आप बात ही ना करें, यू हैव टू कीप क्वाइट। दूसरी चीज, अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें बार बार आपको अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, वरना आपके अंदर एरोगेंस आ जाएगा, इतना माइंड को बांधा गया। इसके अलावा रात में आप बात नहीं कर सकते हैं, आपको नमाज अगर पढ़ना है तो पढ़िए, लेकिन बात नहीं। इसके अलावा फनी चीज आनंद जी, कि जब आप अपनी वाइफ के साथ इंटरकोर्स करते हैं आप उससे बात नहीं कर सकते। इसके बारे में क्या कहना है? मेरी तरफ देख के It is offensive to speak while having sex with your wife. आमतौर पे तो जो पार्टनर्स होते हैं वो बात करते हैं यार, यहाँ पे बात ही नहीं करना। तो ये सारी चीजें फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैंने सारे रेफरेंसेस दे दिए ताकि किसी को अगर चेक करना है तो वो जाके चेक कर सकता है। थैंक यू सो मच। Last special request question for you, Robin Henry Roller. Why was oil discovered 1400 years late when he knew all about the sun and each and everything? गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। जितना रसूलुल्लाह को पता था उतना ही अल्लाह को पता है। चाचा है वही भतीजा है, और चाचा तो कोई है ही नहीं। तो बस इतना सवाल बचा है कि पुलिस 2 घंटे बाद आएगी या क्या? मुझे arrest करने नहीं आएगी। ये तो सिर्फ एक्स मुस्लिम है, इसे तो हमको एक्स कर दिया। तो ऑब्वियसली अगर आप देखिए तो रसूलुल्लाह ने या उनके सहाबा ने, इसमें मैं हर एक टॉपिक पे मोस्टली मैंने स्ट्रीम्स किए हुए हैं, कवर किए हुए हैं हर एक एंगल से, ताकि हमारे जो मोमिन हजरात है, आई लव देम, मैं वहीं से निकला हूँ, आई लव देम एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई लव देम, और मैं चाहता हूँ कि वो आगे बढ़े। तो रसूलुल्लाह ने या उनके सहाबा ने दुनिया को ना कोई टेक्नोलॉजी दी, ना कोई बेहतर चीज नहीं दी, बस दिया तो क्या जंग। और हमारे जो मोमिन हजरात हैं ये वही 1400 साल पहले जाना चाहते हैं। हालांकि इनको मजे सारे चाहिए, एसी भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, यूट्यूब इस्तेमाल करेंगे और बोलेंगे हमको 1400 साल पहले जाना है। अरे मत करो इस्तेमाल यार, अल्लाह अल्लाह करो, घर पे बैठो, पंखा भी मत यूज करो। तो रसूलुल्लाह ने कोई टेक्नोलॉजी नहीं दी है, और जाहिर सी बात है उनको पता नहीं था कि नीचे ऑयल निकलेगा, तो उन्होंने नहीं बताया। एक वजह रही है कि उनको नहीं पता। Thank you so much to my panelists. I just like to announce the best. ये हो गया ये आज का दिन पूरा। यहाँ से मैंने एक तो एक किताब खरीदी, हे राम, जो गांधी के पाखंड पे है। अपना पकड़ते हैं यहाँ से ऑटो और चलते हैं अपने बस की तरफ। बस की टिकट बुक करवा ली है और पहली बार इलेक्ट्रिक बस में बैठेंगे। 500 रुपये में हुई है। अरे ड्राइवर साहब, किसको जितवा रहे हो राजस्थान में? क्या बताया साहब, वोट तो तुम्हें देना, और किसने देना है? तो आएगी यहाँ तो चेंज हो जाती है, यहाँ तो चेंज होती रहती है। बीजेपी आएगी या तो बीजेपी आएगी। मतलब बीजेपी कैसे आएगी? मर मर के आएगी या ताकत तरीके से आएगी? ये भी तो एक सवाल है ना। इंटरव्यू हो रहा है, यूट्यूब पे अपलोड होगा अभी। अभी फिलहाल तो अगर जी बीजेपी का 70% माहौल है, अब आगे का पता नहीं क्या होगा। कितने परसेंट? 70%। हाँ, 70 तो पार है फिर तो, क्योंकि जो एक बार ट्रेंड बन जाता है ना, वो ट्रेंड फिर आगे बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता है। लेकिन मेरे हिसाब से तो राजस्थान में अगर जीत जाते हैं ना, सबसे अच्छा कैंडिडेट पता कौन होगा मुख्यमंत्री के लिए? कर्नल साहब, कर्नल राघवेंद्र सिंह राठौर। फौजी आदमी है, उसका नंबर नहीं आएगा। 1 नंबर का आदमी हो। है तो 1 नंबर का, लेकिन उसका नंबर नहीं आएगा। हाँ, उसका नंबर आने देंगे ना ये। अब की बार अगर कांग्रेस और आ गई ना, हाँ, तो
अलवर में जो बालकनाथ में है क्या, हाँ बालकनाथ भी है। उसी का देख लेना तुम जरा। अच्छा हाँ, जैसे योगी को उठा के बैठाया ना, उसी तरह इसको बैठा। ये हमारी बस है चाइना की। इलेक्ट्रिक बस में ठीक है, इसके अंदर एक एडवांटेज तो ये है कि इंजन की आवाज़ ही नहीं है, आप आराम से बिना किसी डिस्टर्बेंस के सोते हुए आ सकते हैं। ये चाइनीज कंपनी की है, 350 की रेंज है इसकी, एक चार्जिंग में 350 किलोमीटर। यहाँ पर बस के साथ साथ कारों का इलेक्ट्रिक पॉइंट भी है चार्जिंग का। और ये नीमका थाना में रमाडा बहुत फेमस 5 स्टार होटल है, उसके भी कुछ सामने है। कभी आपको जरूरत पड़े तो आप यहाँ की सेवाएं ले सकते हैं। थैंक यू बेटा। बस चल रही है ठीक ठाक स्पीड से, कहीं कोई आवाज नहीं है, सुशासन ठीक है। और ये थोड़ा देर रखा तोड़ने के लिए शीशा, ऊपर ये कुछ लाइट के माउंट है और कुछ एसी माउंट है, और नीचे सीट के साथ में इन्होंने चार्जिंग पॉइंट यूएसबी का दे रखा है। बाकी सुबह 4 बजे इसने हमें पहुंचा दिया धौला कुआं। मेरे इस प्रयास को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और देश के प्रति प्यार बनाए रखना। जय हिंद।